हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, 7:15 बजे आप कहानी सुन रहे हैं हमारी सीक्रेट घर जमाई पति। इन दिनों में हम आपको एक और नई कहानी से रूबरू करवाएंगे और वो कहानी शुरू करेंगे सुबह के टाइम पे। तो आप लोग हमें बताएं कि सुबह किस समय हम कहानी को आपको सुनाएं, सुबह 8 बजे, 7 बजे या 9 बजे। चलिए, आज की कहानी में आपका मैं मनदीप फिर से स्वागत करता हूं। शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई पति के एपिसोड नंबर 8 को। रात के 3:30 हो चुके थे। दिल्ली का कसाई बाड़ा इलाका, जो अवैध हथियार और स्मगलिंग का सबसे बड़ा गढ़ था, गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक इस अंधेरे इलाके की संकरी गली में पाशा की काले रंग की एसयूवी गाड़ी चीख कर टायरों के साथ दाखिल हुई। गाड़ियों के रुकते ही पाशा और उसके हथियारबंद आदमी तूफान की तरह बाहर निकले। वो सीधे एक पुराने और जर्जर लोहे के दरवाजे वाले गोदाम की तरफ बढ़ गई। यह गोदाम मुन्ना कट्टा का था, और जो दिल्ली की हर एक तरह के देसी और विदेशी हथियारों के बड़े सबसे बड़ा तस्कर था। पाशा ने दरवाजे को खटखटाने की जरूरत नहीं समझी। उसने रॉकी को इशारा किया और रॉकी ने अपनी राइफल के बट से उस लोहे के दरवाजे के ताले को एक ही झटके में तोड़ दिया। दरवाजा धड़ाम से खुला। पाशा और उसके आदमी गोदाम के अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था और बारूद की गंध आ रही थी। एक छोटे से कमरे में मुन्ना कट्टा अपनी लुंगी संभाल कर, हाथ में देसी पिस्तौल तान कर घबराहट में बाहर आया। उसने घबराहट में चिल्ला कर कहा, कौन है बे? मुन्ना ने गाली बककर अपना पिस्तौल तानी ही थी कि पाशा ने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर मुन्ना के हाथ पर अपनी राइफल का बैरल इतनी जोर से मारा कि मुन्ना की कलाई की हड्डी चटक गई और उसकी देशी पिस्तौल दूर जा गिरी। मुन्ना जोर से चिल्लाया, ओह! मुन्ना दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तभी पाशा ने मुन्ना के सीने पर अपना भारी फौजी का बूट रख दिया और अपनी राइफल के नली मुन्ना के माथे पर सटा दी। इसके बाद रोशनी चालू की गई। रोशनी होते ही मुन्ना ने जैसे ही पाशा का वो खौफनाक जला हुआ और आधा आदमियों का देखा, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और रायचंद एम्पायर के इन कसाईयों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। मुन्ना ने डर के मारे कांप कर कहा, पाशा भाई, आप अब मैंने गलती क्या कर दी भाई? मुन्ना दर्द और खौफ के मारे कांप कर गिड़गिड़ा रहा था। तभी पाशा ने अपने बूट से उसके सीने को और जोर जोर से दबा कर कहा, चिल्लाना बंद कर कीड़े, सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दे, वरना तेरा यह गोदाम तेरी कब्र बन जाएगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वो 7.62 mm की खाली खोखे रख दिए और उसने मुन्ना की आंखों के सामने किया। बैग उसके सामने रहता ही पाशा ने फुफकार कर कहा, ध्यान से देख इन्हें, ये नैरो आर्म पियर्सिंग बुलेट्स है। ये गोलियां किसी सड़क छाप कट्टे में नहीं डलती। इसके लिए एक एडवांस स्नाइपर राइफल चाहिए। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में यह माल किसने मंगवाया? कौन है वो स्नाइपर? और मुझे उसकी पूरी डिटेल बता, अगर तू मरना नहीं चाहता। मुन्ना की आंखें उन खोखों को देखकर फैल गई। उसने थूक निकल कर कहा, भाई, कसम भगवानी की, ये माल मैं नहीं बेचता भाई। ये बहुत हैवी माल है भाई। दिल्ली की पुलिस और एसटीएफ तुरंत सूंघ लेती है। मैं तो सिर्फ देसी कट्टे और 9 mm का काम करता हूँ भाई। पाशा ने मुन्ना के सिर पर फर्श में अपनी राइफल को गोली चला दी। गोली की आवाज से मुन्ना की पैंट गीली हो गई। वो पागलों की तरह चीखने लगा। पाशा ने दहाड़ कर कहा, झूठ मत बोल मुन्ना। इस शहर में अगर कोई भी सुई बिकती है तो तुझे पता होता है। नाम बता, वरना अगली गोली तेरे भेजे के आर पार होगी। तभी मुन्ना ने रोकर हाथ जोड़ लिए और उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं मैं सच बोल रहा हूँ पाशा भाई। मैंने वो राइफल नहीं बेची, लेकिन मुझे इतना पता है कि 3 दिन पहले और इब्राहिम ने अपने सिंडिकेट से जुड़ा एक आदमी दिल्ली भेजा। उसका नाम सुलेमान है। वो कस्टम और हाईटेक हथियारों का सबसे बड़ा डीलर है। वो निजामुद्दीन के पास एक खंडर में अपना बेस बनाए हुए है। शायद शायद उसने ही ये माल किसी हिटमैन को प्रोवाइड किया हो। उसके बात सुनकर पाशा की आंखों में एक खूनी चमक आ गई। सुलेमान, ये नाम अंडरवर्ल्ड में काफी जाना माना था। इसके बाद पाशा ने मुन्ना के सीने में अपना पैर चेतावनी देकर कहा, अगर तेरी इस जानकारी में रत्ती भर भी झूठ निकला मुन्ना, तो मैं वापस आऊंगा और तेरी खाल खींचकर उसमें भूसा भर दूंगा। पाशा और उसके आदमी तुरंत गोदाम से बाहर निकले और अपनी गाड़ियों में बैठ गए।
पाशा ने ड्राइवर को ऑर्डर देकर कहा। निजामुद्दीन। पाशा का यह खौफनाक सर्च ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा। सुलेमान के उस अंडर खंडर में छापा मारा गया और वहां से कुछ और गुंडों को उठाया गया। दिल्ली के हर शराब के ठेके, हर जुए के अड्डे और अवैध हथियारों के गोदाम पर रायचंद एम्पायर के आदमियों ने कहर बरपा दिया। कई हड्डियां टूटी, कई लोगों को खून की उल्टियां करवाई गई। पूरा अंडरवर्ल्ड खौफ से कांप गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सिकंदर के कुत्ते इस तरह पागलों की तरह शहर को नोच रहे हैं। इधर पाशा पागलों की तरह स्नाइपर को ढूंढ रहा था और इधर दिल्ली के उस खूनी और हिंसक हाहाकार के बीच संजीवनी हॉस्पिटल के उस सफेद और सर्द कॉरिडोर की मौत और जिंदगी के बीच एक बहुत ही खामोश भयानक जंग लड़ी जा रही थी। ऑपरेशन थिएटर 1 और 2 के बाहर लगे वो लाल बल्ब अभी भी जल रहे थे। रात के 4 बज चुके थे। सिकंदर वहीं फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका भारी और खूंखार शरीर अब थोड़ा झुका हुआ लग रहा था। उसने अपने खून से सने हुए हाथों को अपने चेहरे पर रखा हुआ था। हॉस्पिटल के बाहर उसके सैकड़ों हथियारबंद आदमी पूरे इलाके को अभेद्य किले में बदल चुके थे। छत पर स्नाइपर तैनात थे। पार्किंग में बख्तरबंद गाड़ियां थी। किसी भी अनजान परिंदे ने कोई पर फटकाना भी नामुमकिन था। लेकिन ये सारी ताकत, ये सारा रुतबा, ये सारे हथियार ओटे के उन बंद दरवाजों के पीछे चल रही जिंदगी की जंग के बिल्कुल बेबस और लाचार लग रहे थे। सिकंदर का दिमाग बार बार उस खूनी बेड के मंजर की तरफ जा रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे 15 साल पहले बड़े मालिक ने पहली बार अभय के हाथों में एक पिस्तौल थमाई थी। अभय उस वक्त सिर्फ 10 साल का था। बड़े मालिक ने गरजते हुए कहा था, पकड़ इसे। रायचंद का खून कभी खाली हाथ नहीं रहता। लेकिन उस 10 साल के बच्चे ने वो पिस्तौल पकड़ने से इनकार कर दिया था। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि हथियारों के लिए एक नफरत थी। छोटे अभय ने बहुत ही शांत आवाज में कहा था, मुझे नहीं चाहिए पापा, मुझे किसी की जान नहीं लेनी। सिकंदर को याद आया कि कैसे उस दिन पहली बार छोटे मालिक की आंखों में वो अलग सी चमक देखी थी। एक ऐसी चमक जो उस खूनी दुनिया की अलग थी। फिर भी सिकंदर ने उसे मार्शल आर्ट, हथियार और सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी। सिकंदर ने ऐसा एक योद्धा बनाया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और आज वही योद्धा, जिसने कभी अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाया, वह आज किसी कायर स्नाइपर की गोली का शिकार होकर जिंदगी की भीख मांग रहा था। सिकंदर की आंखों में एक आंसू छलक कर उसके खुरदरे और खून से सने गाल पर बह निकला। यह अंडरवर्ल्ड के खूंखार राक्षस का पहला आंसू था। सिकंदर ने फुसफुसा कर कहा, तुम बहुत मजबूत हो छोटे मालिक, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुझे उस काव्या मेम साहब के लिए जिंदा रहना होगा। तूने मुझे कल ही तो फूल लाने का हुक्म दिया था। तुम मुझे ऐसे सजा नहीं दे सकता। तभी ऑपरेशन थिएटर नंबर 1 का ओटी का दरवाजा हल्की सी क्लिक के साथ खुला। उसी के साथ ओटी का बल्ब बुझ गया। सिकंदर बिजली की रफ्तार से अपनी जगह से उठा। उसके पीछे खड़ा रंगा और बाकी गुर्गे भी सतर्क हो गए। तभी डॉक्टर माथुर अपने हरे रंग के सर्जिकल गाउन से बाहर आए। उनके माथे पर पसीने की परत थी और उनके सर्जिकल मास्क और कपड़ों पर खून के ताजे छींटे लगे थे और बुरी तरह से थके हुए लग रहे थे। सिकंदर ने आगे बढ़कर डॉक्टर माथुर के कंधे को इतनी जोर से पकड़ा कि डॉक्टर दर्द से कराह उठे। सिकंदर ने उसे अपनी खुरदरी और खौफनाक आवाज में पूछा, कैसे है छोटे मालिक, कैसा है वो? आगे से डॉक्टर माथुर ने अपना मास्क नीचे किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। डॉक्टर माथुर ने कांप कर कहा, सिकंदर भाई, प्लीज मुझे छोड़िए। उसकी ये बात सुनकर सिकंदर ने अपनी पकड़ ढीली की और उसकी आंखें डॉक्टर के चेहरे पर गड़ गई। तभी डॉक्टर माथुर ने गहरी सांस लेकर कहा, छोटे मालिक की हालात बहुत ही क्रिटिकल है। डॉक्टर की यह बात सुनकर सिकंदर का दिल धक से रह गया। उसने घबरा कर कहा, क्रिटिकल मतलब तूने गोली निकाली या नहीं? तभी डॉक्टर ने समझा कर कहा, गोली हमने निकाल दी सिकंदर। गोली उनके सीने के दाहिने हिस्से में लगी थी। शुक्र है कि गोली ने उनके दिल को नहीं छुआ। लेकिन 7.62 mm की गोली का जो कैविटेशन इफेक्ट होता है वो बड़ा भयानक होता है। ये कहते हुए डॉक्टर माथुर ने अपने हाथ से सीने पर इशारा करके बताकर कहा, गोली ने उनके दाहिने फेफड़े को बुरी तरह से डैमेज किया। पसलियों की 3 हड्डियां टूटकर फेफड़े में घुस गई। हमने बड़ी मुश्किल से उन हड्डियों को निकाला, फेफड़े की ब्लीडिंग को रोका है। तभी रंगा ने पूछा, तो अब वो खतरे से बाहर है ना? उसकी बात सुनकर आगे से डॉक्टर माथुर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, इतना ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण
उनका शरीर शोक में जा चुका है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम है। हमने उन्हें लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर पर रखा है। अगले 48 घंटे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर उनके शरीर ने खून को रिजेक्ट नहीं किया और फेफड़े ने काम करना शुरू कर दिया तो हम कुछ कर सकते हैं। फिलहाल वो कोमा जैसी स्थिति में है। सिकंदर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कोमा। उसका फौलादी छोटा मालिक आज एक मशीन के सहारे सांस ले रहा था। सिकंदर ने ओटी नंबर 2 के बंद दरवाजे को देखकर पूछा, और काव्या मेम साहब? डॉक्टर माथुर का चेहरा और भी ज्यादा उदास हो गया। उसने उदासी भरे स्वर में कहा, काव्या जी का ऑपरेशन मेरी सीनियर कार्डियो थोरेसिक टीम कर रही है। उनकी हालत अभय सर से भी ज्यादा खराब है। उसकी अब बात सुनकर सिकंदर का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर तुम? उन्हें तो गोली सिर्फ छू कर निकली थी। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं सिकंदर भाई, गोली उनके बाजू को चीरते हुए सीधे उनके बाएं सीने में घुसी थी। गोली की गति बहुत तेज थी। उसने उनके दिल की बाहरी दीवार को छूकर बाएं फेफड़े को फाड़ दिया। उनके सीने में बहुत ज्यादा खून भर गया है। सर्जन्स ने अभी उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की है। काव्या जी की जान बचाना इस वक्त एक चमत्कार से कम नहीं होगा। ये सुनकर सिकंदर तो पूरी तरह टूट गया था। अगर काव्या को कुछ हो गया तो अभय के जिंदा बचने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभय अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लेगा और फिर इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। सिकंदर ने डॉक्टर माथुर के करीब आकर एक बहुत खौफनाक और ठंडी आवाज में कहा, डॉक्टर, मुझे कोई मेडिकल टर्म्स नहीं सुनने, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम दुनिया के जिस भी कोने से मशीन लेकर आनी हो लेकर आओ, जिस डॉक्टर को बुलाना है बुलाओ, लेकिन अगर उन दोनों में से किसी एक की भी सांस रुकी तो तुम और तुम्हारी पूरी टीम हॉस्पिटल से बाहर जिंदा नहीं जाएगी। ये सिकंदर का वादा है। डॉक्टर माथुर डर के मारे पसीने से नहा गए। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और वापस ओटी की तरफ चले गए। कॉरिडोर की उस खामोशी में हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देखा जाए तो दिल्ली के आसमान में अब रात का वो गहरा अंधेरा छटने लगा था। इसके बाद सुबह की पहली किरण फूट रही थी, लेकिन ये सुबह अपने साथ कोई रोशनी, कोई उम्मीद लेकर नहीं आ रही थी। ये सुबह अपने साथ मौत का एक नया पैगाम लेकर आ रही थी। सिकंदर का फोन एक बार फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार ये पाशा का कॉल था। पाशा की आवाज में एक विजयी लेकिन खौफनाक गूंज थी। उसने जल्दी से कहा, सिकंदर भाई, हमें सुलेमान मिल गया। हमने उसकी हड्डियां तोड़ दी। उसने उस स्नाइपर का नाम उगल दिया है। उसकी बात सुनकर सिकंदर की आंखों में एक दरिंदे जैसी चमक आई। उसने तुरंत पूछा, कौन है वो कुत्ता? उधर पाशा ने डिटेल में बताकर कहा, भाई, वो कोई लोकल आदमी नहीं है। उसका कोड नेम फैंटम है। वो एक एक्स मिलिट्री रशियन मिशनरीज है जो इंटरनेशनल हिट्स लेता है। सुलेमान ने बताया कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली के एक बहुत बड़े सिंडिकेट ने दिया, जिसका सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के उस गुट से है जिसे बड़े मालिक ने 20 साल पहले तबाह किया था। सिकंदर समझ गए कि दुश्मनी थी, एक ऐसा दुश्मन जो बड़े मालिक के वारिस को मारकर रायचंद एम्पायर की जड़ें काटना चाहता था। सिकंदर ने अपने दांत पीस कर कहा, वो फैंटम अभी कहाँ है? आगे से पाशा ने जवाब देकर कहा, सुलेमान ने बताया कि उसका एक सेफ हाउस पुराने दिल्ली के कबाड़ खाने के नीचे बना है। वो शायद आज रात की फ्लाइट से देश छोड़ने की फिराक में है। सिकंदर ने फुफकार कर कहा, उससे पहले मैं उसकी रूह को उसके जिस्म में छोड़ दूंगा। पाशा, अपनी पूरी टीम लेकर उस कबाड़ खाने को घेर ले। मैं खुद आ रहा हूं। उस फैंटम को जिंदा पकड़ना है, उसके हाथ पैर तोड़ देना, लेकिन उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। बड़े मालिक उसे खुद अपने हाथों से मारेंगे। उधर से पाशा ने तुरंत जवाब दिया, जी भाई। पाशा ने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद सिकंदर ने रंगा की तरफ देखा। उसने हुक्म देकर कहा, रंगा, तू हॉस्पिटल की सिक्योरिटी इंचार्ज है। मैं उस स्नाइपर को पकड़ने जा रहा हूं। यहां से एक मक्खी अंदर भी बाहर नहीं जानी चाहिए। रंगा ने अपनी राइफल सीने पर लगाकर कहा, आप बेफिक्र हो जाइए सिकंदर भाई। सिकंदर हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर से तेजी से बाहर की तरफ निकल गया। उसके कदमों में अब एक ऐसा खौफनाक प्रतिशोध था जो दिल्ली की सड़कों पर खून की नदियां बहाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही सिकंदर हॉस्पिटल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, आसमान में गूंजती हेलीकॉप्टर के रोटर्स की कान फाड़ देने वाली थप थप की आवाज ने पूरे हॉस्पिटल परिसर को हिलाकर रख दिया। सिकंदर ने झटके से आसमान की तरफ देखा। हॉस्पिटल की छत पर बने हेलीपैड की तरफ एक विशाल काले रंग का ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे उतर रहा था। उस हॉस्पिटल के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, सिर्फ एक लाल रंग का खौफनाक निशान बना था।
रायचंद एम्पायर का निशान। आसमान को चीरते उस काले रंग के ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर के रोटर्स की कान फाड़ देने वाली थप थप की आवाज ने संजीवनी हॉस्पिटल के उस पूरे परिसर को एक अजीब सी दहशत में भर दिया। सुबह का वो धुंधला सा उजाला जो अभी अभी दिल्ली के आसमान में छाने लगा था, उस हेलीकॉप्टर के विशाल साए के नीचे जैसे वापस अंधेरे में तब्दील हो गया। हॉस्पिटल की छत पर बने हेलीपैड पर हवा का एक भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। सिकंदर, जो कुछ पल पहले दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पर अपने जूतों को नीचे रौंदने जा रहा था, वो अब उस हेलीकॉप्टर को देखते ही जमीन पर बुत बनकर खड़ा हो गया। उसका विशालकाय, खूंखार और भारी शरीर, जो गोलियों की बारिश में भी नहीं कांपता था, आज एक सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर लाल रंग से बना वो खौफनाक निशान, एक बात जिसके पंजों में एक खोपड़ी दबी हुई थी, रायचंद एम्पायर का वो खूनी प्रतीक था जिसे देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें भी खौफ खाती थी। हेलीकॉप्टर हेलीपैड की जमीन को छूते हुए रुका। उसके रोटर्स की रफ्तार अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि उसका भारी हाइड्रोलिक दरवाजा एक झटके से खुल गया। अंदर से 6 फुट 4 इंच लंबा, कद्दावर और एक चलती फिरती चट्टान जैसा शख्स बाहर निकला। ये कोई और नहीं, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था, जिसका नाम सुनते ही मौत भी अपना रास्ता बदल देती थी। योगेश रायचंद की उम्र 65 साल की थी, लेकिन उनके शरीर की कसावट और उनके चलने के अंदाज में किसी 30 साल के खूंखार कमांडो जैसी फुर्ती थी। उन्होंने एक बहुत महंगा कस्टम मेड जेट ब्लैक 3 पीस सूट पहना था। उनके बाल सफेद हो चुके थे, पीछे की तरफ सलीके से कंघी किए हुए थे। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें जरूर थी, लेकिन उन लकीरों के बीच जो उनकी आंखें थी, वो किसी गहरे काले और जुमे हुए समंदर की तरह शांत और खौफनाक थी। उन आंखों में देखने का मतलब था सीधे जहन्नुम की आग में झांकना। उनके हाथों में एक बड़ा कीमती नकाशीदार आबनूस की छड़ी थी, जिसके ऊपरी हिस्से पर शुद्ध सोने का एक शेर बना हुआ था। हालांकि उन्हें चलने में छड़ी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो छड़ी सिर्फ उनके रुतबे और उनकी सत्ता और उनके खौफ का प्रतीक थी। 20 लंबे साल, पूरे 20 सालों से योगेश रायचंद ने अपने अंडरग्राउंड अभेद्य किले से बाहर कदम नहीं रखा था। वो वहीं से एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह पूरे दुनिया के माफिया, हथियारों के व्यापार और राजनीति को कंट्रोल करते थे। लेकिन आज आज उनके इकलौते वारिस, उनके अभय के सीने में उतरी उस गोली ने उस खामोश बैठे ज्वालामुखी को फटने पर मजबूर कर दिया था। सिकंदर ने योगेश को अपनी तरफ आते हुए देखा और दौड़कर आगे बढ़ा और घुटनों के बल उनके सामने फर्श पर बैठ गया। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मैं छोटे मालिक की हिफाजत नहीं कर पाया। मैं सिकंदर की वो खुरदरी आवाज में एक डरे हुए बच्चे की तरह कांपने लगा था। वहीं योगेश रायचंद के कदम सिकंदर के बिल्कुल सामने आकर रुक गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई चिल्लाट नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गुस्सा नहीं। और योगेश रायचंद की ही खामोशी दुनिया की सबसे बड़ी डरावनी चीज थी। उन्होंने अपने सोने की मुठ वाली छड़ी को बहुत ही हल्के से सिकंदर के कंधे पर रखा। वो छड़ी का वो हल्का सा स्पर्श सिकंदर को किसी भारी लोहे के रोड की तरह महसूस हुआ। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, उठो सिकंदर, आज माफी मांगने का दिन नहीं, आज हिसाब करने का दिन है। मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। योगेश रायचंद की आवाज में इतनी गहरी, ठंडी और वजनदार थी कि हवा में गूंजते हेलीकॉप्टर के शोर को भी उसने दबा दिया। सिकंदर तुरंत खड़ा हो गया। उसने सिर झुकाया और रास्ता दिखाया। दोनों हेलीपोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और जैसे जैसे योगेश रायचंद हॉस्पिटल के उन सफेद और सर्द कॉरिडोर से गुजर रहे थे, उनका दिमाग एक बहुत ही जटिल और खूनी पहेली को सुलझा रहा था। वो जानते थे कि उनके बेटे पर यह हमला कोई मामूली लोकल गुंडे या सिद्धार्थ सिन्हा के किसी बचे खुचे गुर्गे का काम नहीं हो सकता। इतनी स्ट्रिक्ट टाइमिंग, स्नाइपर राइफल और मल्होत्रा मेंशन जैसी सुरक्षित जगह के रेकी, ये सब एक इंटरनेशनल लेवल की प्लानिंग का हिस्सा था। योगेश रायचंद का नाम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, पूरी दुनिया का माफिया उनके नाम से कांपता था। उनके एम्पायर की जड़ें यूरोप से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक फैली थी। लेकिन सत्ता के हर खेल में दुश्मन होते हैं, और योगेश रायचंद के दो सबसे बड़े, सबसे खूंखार और सबसे पुराने राइवल्स थे, जो पिछले एक दशक से उन्हें उनके ग्लोबल सिंहासन से हटने
की हर मुमकिन कोशिश करा रहे थे। पहला नाम था अलेक्जेंडर सोलोनिक, जिसे अंडरवर्ल्ड में रशियन घोस्ट कहा जाता था। सोलोनिक रूस के खतरनाक बर्तवा का बॉस था। वह हथियारों की तस्करी, इंटरनेशनल सुपारी किलिंग और ईस्टर्न यूरोप के पूरे काले धंधे का बेताज बादशाह था। सोलोनिक की दुश्मनी योगेश रायचंद से तब शुरू हुई जब योगेश ने मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़े आर्म्स डील में सोलोनिक के सिंडिकेट को रातों रात खत्म करके वहां अपना कब्जा जमा लिया था। सोलोनिक ने कई बार योगेश रायचंद पर सीधा हमला करवाने की कोशिश की, लेकिन योगेश का सुरक्षा चक्र इतना अभेद्य था कि सोलोनिक के हर हिटमैन को मौत के घाट उतार दिया गया था। दूसरा नाम था मार्टिनो कुपेटो। कुपेटो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा और खूंखार इटालियन कनाडाइन ड्रग लॉर्ड और मनी लॉन्ड्रर था। कुपेटो का काम करने का तरीका बहुत ही राजनीतिक और शातिर था। वह सरकारों को खरीदता था। कुपेटो की योगेश रायचंद से दुश्मनी बिजनेस डोमिनेंस की थी। योगेश रायचंद ने कुपेटो के कई समुद्री जहाजों को, जिनमें अरबों का ड्रग्स भरा था, समंदर में डुबो दिया था और वहीं कुपेटो उनके रास्ते का बिल्कुल इजाजत इस्तेमाल कर रहा था। सोलोनिक और कुपेटो दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। योगेश रायचंद को सीधे उनके किले में घुसकर मारना नामुमकिन है। योगेश रायचंद एक ऐसा तिलिस्म था जिसका कोई भेद नहीं, लेकिन हर मजबूत किले की एक कमजोर कड़ी होती है। योगेश रायचंद की उस कमजोर कड़ी उनका इकलौता राज, उनका बेटा अभय था। इसलिए योगेश को पूरा शक था कि इन दोनों ने मिलकर ये चाल चली। सोलोनी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर और मशीनरीज की फौज थी। कुपेटो के पास इंडिया के लोकल नेटवर्क और फंडिंग थी। इन दोनों ने मिलकर अभय के लोकेशन मल्होत्रा मैंशंस का पता लगा लिया होगा। ये सोचते हुए योगेश रायचंद ने चलते हुए अपनी मुट्ठियों को कसकर सोचा, तुमने मेरे बेटे को निशाना बनाकर मेरी रुकती रग पर हाथ रखा, अलेक्जेंडर मार्टिनो। तुमने सोचा कि मेरे वारिस को मारकर तुम मुझे कमजोर कर दोगे। तुम भूल गए कि जब एक शेर का बच्चा लहूलुहान होता है तो पूरा जंगल उसके पिता के दहाड़ से जलकर खाक हो जाता है। ये सोचते हुए योगेश रायचंद जब ऑपरेशन थिएटर वाले फ्लोर पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। कॉरिडोर में तैनात पाशा रंगा रायचंद अंपायर के बाकी दर्जन हथियारबंद गुर्गे, जो कुछ देर पहले तक गालियां बक रहे थे, मौत का तांडव मचाने के लिए तैयार थे। वो सब बड़े मालिक को देखते ही बर्फ की तरह जम गई। सबने अपने हथियार नीचे किए और दोनों हाथ सीने पर रखकर सिर झुकाकर एक सम्मानजनक और खौफजदा मुद्रा में खड़े हो गए। पूरी मंजिल पर पिन ऑफ साइलेंस छा गया। सिर्फ योगेश रायचंद के भारी इतालवी लेदर शूज और उनकी छड़ी की ठक ठक आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी। वो सीधे ओटी नंबर 1 और 2 के बाहर जाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे की वो सर्द खामोशी किसी को भी डराने के लिए काफी थी। तभी ओटी नंबर 1 का दरवाजा खुला। डॉक्टर माथुर बाहर आई। डॉक्टर माथुर पहले से ही सिकंदर की धमकियों से डरे हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने सामने बड़े मालिक को साक्षात खड़े देखा, उनकी रूह कांप गई। उनके घुटने जवाब दे गए। वो लगभग गिरते गिरते बचे। डॉक्टर माथुर ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, बड़े मालिक। तभी आगे से योगेश रायचंद ने उसकी गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, डॉक्टर, मेरा बेटा और मेरी बहू, उनकी सांसें चल रही है या नहीं? उनकी ये बात सुनकर आगे से डॉक्टर माथुर ने पसीना पोंछ कर कहा, जी जी मालिक, उनकी सांसें चल रही है, लेकिन दोनों बड़े गहरे शोक और कोमा में है। बहुत ज्यादा खून बह चुका है। हमने लाइफ सपोर्ट पर रखा है, लेकिन सर सच कहूं तो हमारी टीम के लोकल डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हमारी काबिलियत से ज्यादा कुछ नहीं। गोलियों के इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत जटिल तरीके से उन्होंने डैमेज किया। हमें हमें बड़े सर्जन्स की जरूरत है। उसकी बात सुनकर योगेश रायचंद की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने अपनी छड़ी को फर्श पर एक बहुत ही हल्के से टक के साथ पटका। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर सिकंदर की तरफ देखकर कहा, सिकंदर, अगले 30 मिनट के अंदर इस दिल्ली शहर की, चाहे वो एम्स, अपोलो, मेदांता या कोई भी टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल, दिल्ली के टॉप 10 कार्डियो थोरेसिक, न्यूरो और ट्रामा सर्जन्स मुझे इस हॉस्पिटल के इसी कॉरिडोर में चाहिए। इस तरह से बड़े मालिक का पहला हुक्म जारी हुआ। उनकी ये बात सुनकर आगे से सिकंदर ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी जी मालिक, मैं अभी गाड़ियां भेजता हूँ। तब योगेश रायचंद ने एक बहुत ही खौफनाक और सर्द लहजे में कहा, गाड़ियां नहीं, चॉपर्स भेजो। अगर कोई डॉक्टर आने से मना करे तो उन्हें कहो कि किसी और मरीज को देख रहा है तो उसके परिवार को किडनैप कर लेना, उन्हें घसीट कर यहाँ लाओ। अगर मेरे बेटे और बहू की धड़कन रुक गई तो इस शहर के उन 10 डॉक्टर्स की लाशें इसी हॉस्पिटल की छत के नीचे फेंक दी जाएंगी। ये मेरा हुक्म है। उनका यह हुक्म इतना क्रूर और इतना स्पष्ट था कि डॉक्टर माथुर की सांसें रुक गई। उन्हें पता था कि ये इंसान जो कह रहा है वो एक भी लफ्ज झूठ नहीं है।
वहीं सिकंदर ने तुरंत अपने सैटेलाइट फोन पर ऑर्डर देने शुरू कर दिए। रायचंद एम्पायर की पूरी मशीनरी रातों रात एक्टिवेट हो गई। शहर के अलग अलग हिस्सों में हेलीकॉप्टर उड़ने लगे। दिल्ली के सबसे बड़े बड़े और नामी सर्जन्स जो अपने घरों में सो रहे थे, वो अपने अस्पतालों में ड्यूटियां कर रहे थे। उन्हें रायचंद के काले लिबास वाले कमांडोज ने हथियारों की नोक पर बिना कुछ बताए सीधा हेलीकॉप्टर में बिठाया और संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ ले आए। 25 मिनट के अंदर दिल्ली के टॉप मेडिकल जीनियस की एक पूरी फौज संजीवनी हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर की खौफ से कांपती हुई खड़ी थी। तब योगेश रायचंद ने उन सभी डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पास दुनिया की हर मशीन, हर ब्लड ग्रुप और हर सुविधा इस हॉस्पिटल में मौजूद है। अंदर मेरे बेटे और बहू जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तुम लोग अंदर जाओगे और जब तक वो दोनों पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं आ जाते, तुम में से कोई भी इस ओटी से बाहर नहीं आएगा। अगर वो मर गई तो तुम में से भी कोई अपने घर वापस नहीं जाएगा। उनकी ये बात सुनकर डॉक्टर्स की टीम, जो खौफ से पसीने पसीने हो रही थी, बिना एक शब्द बोले तेजी से स्कर्ब होकर ओटी नंबर 1 और 2 के अंदर घुस गई। तभी योगेश रायचंद ने ओटी के उन लाल बल्बों को देखा। उनके दिल के अंदर एक बड़े गहरे और छुपे हुए कोने में एक पिता तड़प उठा था। वो बेटा जिसने हथियारों की दुनिया को छोड़कर साधारण सी लड़की के लिए मल्होत्रा मेंशन में जलालत सहनी मंजूर की, आज वो उसी प्यार की वजह से मौत के मुहाने पर खड़ा था। योगेश ने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अभय, और जिसने ये किया है उसे मैं ऐसी मौत दूंगा कि जहन्नुम के फरिश्ते भी कांप जाएंगे। डॉक्टर्स के अंदर जाने के बाद योगेश रायचंद धीरे चलकर कॉरिडोर के किनारे पर रखे वीआईपी सोफे की तरफ गए और उन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी छड़ी को अपने दांतों दोनों हाथों से पकड़ा और उन्होंने अपनी नजरें उठाई और सिकंदर को अपने पास आने का इशारा किया। सिकंदर, जो अभी भी खून से सना हुआ था, वो कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा और बड़े मालिक के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। तभी योगेश ने उससे अपने ठंडे स्वर में पूछा, मुझे तफसील से बताओ सिकंदर, वो स्नाइपर कौन था? उसने कहां से गोली चलाई और इस शहर की सरहदों के अंदर मेरे बेटे के इतने करीब कैसे पहुंच गया? योगेश रायचंद की आवाज एक सपाट थी, लेकिन उस सपाटपन में एक ऐसा तूफान और एक ऐसा फंट सकता था। ये आवाज सुनकर सिकंदर की रीढ़ की हड्डी में सिरहन उड़ गई। बड़े मालिक की आंखों में देखकर एक झूठ बोलना और कुछ भी छुपाना सीधे अपनी मौत को दावत देना था। इसलिए सिकंदर ने अपनी खुरदरी आवाज में हकलाकर बोलना शुरू करके कहा, मालिक, जैसे ही हमें मल्होत्रा मेंशन से खबर मिली, मैंने तुरंत पाशा और उनकी टीम को स्नाइपर का ठिकाना ढूंढने के लिए भेजा। तभी आगे से योगेश ने बीच में ही कहा, पाशा कहाँ है? आगे सिकंदर ने अपने घबराहट में काबू पाकर कहा, मालिक, पाशा ने उस स्नाइपर का नेस्ट ढूंढ निकाला। वो स्नाइपर मल्होत्रा मेंशन के ठीक सामने करीब 700-800 मीटर की दूरी पर एक निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर बैठा था। उसकी ये बात सुनकर योगेश रायचंद ने अपनी छड़ी की मुठ पर अपनी उंगलियां फिराकर पूछा, क्या सुराग मिले वहां से? तभी सिकंदर ने अपनी जेब से वो प्लास्टिक का जिप लॉक बैग निकाला जिसे पाशा ने कुछ देर पहले ला कर दिया था। उसे वो बड़े से मालिक के सामने रखकर कहा, मालिक, हमें वहां दो चीजें मिली। योगेश रायचंद की बात जैसी पैनी नजरें उन ट्रांसपेरेंट बैग पर पड़ी। अंदर पीतल के दो खाली खोखे और एक जली हुई सिगार का टुकड़ा था। तभी सिकंदर ने कहा, ये नाटो आर्म पियर्सिंग बुलेट्स, ये एक बहुत ही एडवांस्ड और हैवी कैलिबर कस्टम स्नाइपर राइफल की गोली है मालिक। इंडिया के लोकल मार्केट में ये गोलियां नहीं मिलती। और ये सिगार का टुकड़ा, ये एक महंगी क्यूबन सिगार का है। पाशा ने बताया कि उस शूटर ने गोली चलाने के बाद अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वहां खड़े होकर इस सिगार का कश लगाया था। वहीं योगेश रायचंद ने उस बैग को नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ उन दो चीजों को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाकर क्यूबन सिगार। तभी योगेश रायचंद का दिमाग तुरंत अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरफ दौड़ गया, मार्टिनो कुपैटो। कुपैटो को क्यूबन सिगार्स का इतना शौक था कि वो अपने हर बड़े हिटमैन को एक खास और कस्टमाइज्ड क्यूबन सिगार तोहफे में देता था, जिसे वो टारगेट को खत्म करने के बाद जलाते थे। ये कुपैटो का एक तरह का सिग्नेचर था। ये दुनिया को बताने का तरीका था कि ये काम कनाडाई सिंडिकेट ने किया है। तभी योगेश रायचंद ने अपने जबड़े को कसकर कहा, आगे बताओ। आगे से सिकंदर ने पसीना पहुंच कर कहा, मालिक, इन गोलियों को देखकर पाशा तुरंत दिल्ली के सबसे बड़े अवैध हथियारों के तस्कर मुन्ना कटका के पास गया। हमने उसे उठाया और उसको तोड़कर पूछा। उसने कसम खाई कि ये माल उसने नहीं बेचा। उसके बाद सुनकर योगेश की आवाज भारी हो गई। उसने आगे पूछा, तो किसने बेचा? तभी सिकंदर ने डर कर कहा, मुन्ना ने एक नाम उगल दिया मालिक। उसने बताया कि 3 दिन पहले पुराने
एक इब्राहिम सिंडिकेट से जुड़ा इंटरनेशनल वेपन डीलर दिल्ली आया था। उसका नाम सुलेमान है। वो कस्टम और हाई टेक हथियारों का सप्लायर है। उसकी ये बात सुनकर आगे से योगेश ने पूछा, तुमने उस सुलेमान को उठाया? सिकंदर ने कहा, जी मालिक। पाशा ने अपनी टीम के साथ निजामुद्दीन के उस खंडर में छापा मारा जहां सुलेमान छुपा था। उसकी हड्डियां तोड़ दी और उसने उस स्नाइपर का नाम उगल दिया है। वहीं योगेश रायचंद की आंखें अब बिल्कुल बर्फ की तरह सर्द हो चुकी थी। उसने ठंडे स्वर में पूछा, कौन है वो? सिकंदर ने गहरी सांस ली और कहा, मालिक, उस स्नाइपर का कोड नेम है फैंटम। ये नाम सुनते ही योगेश रायचंद की उंगलियों की पकड़ अपनी छड़ी पर इतनी मजबूत हो गई कि उनकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। फैंटम। अंडरवर्ल्ड का हर बड़ा डॉन इस नाम से वाकिफ था। फैंटम एक एक्स रशियन मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस का स्नाइपर था जो अब एक इंडिपेंडेंट मशीनरीज बन चुका था। सबसे बड़ी बात, फैंटम अलेक्जेंडर सोलोनिक का सबसे चहेता, सबसे खूंखार और सबसे महंगा हिटमैन था। तब योगेश रायचंद के होठों पर एक नाम फुसफुसाहट और एक खौफनाक मौत के फरमान की तरह निकला, फैंटम। उनके दिमाग की सारी पहेलियां सुलझ चुकी थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अलेक्जेंडर सोलोनिक ने अपना सबसे बेहतरीन रशियन स्नाइपर फैंटम भेजा था और मार्टिन कुपेटो ने अपने लोकल नेटवर्क सुलेमान और अपनी क्यूबन सिगार वाले घमंड के साथ उस स्नाइपर की दिल्ली में एंट्री और फंडिंग करवाई थी। रूसी और कनाडाइन माफियाओं ने हाथ मिला लिया था और उनका पहला वार सीधे रायचंद अंपायर के दिल पर हुआ था। तभी योगेश रायचंद ने सिकंदर को घूर कर कहा, सुलेमान ने और क्या बताया? सिकंदर कांपने लगा। उसने घबरा कर कहा, मालिक, सुलेमान ने बताया कि फैंटम वही दिल्ली नहीं छोड़ गया है। उसका एक सेफ हाउस है। वो पुराने दिल्ली के एक बड़े घने और गंदे इलाके में एक बड़े से कबाड़ खाने के नीचे अंडरग्राउंड में छुपा है। वो आज रात किसी भी प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट से रूस वापस भागने की फिराक में है। ये कहते हुए सिकंदर ने तुरंत अपने घुटने जमीन पर बिछा दिए और हाथ जोड़कर आगे कहा, मालिक, पाशा अपनी पूरी फोर्स लेकर उस कबाड़ खाने को घेर चुका है। मुझे बस आपका हुक्म चाहिए। मैं खुद वहां जाऊंगा। मैं उस फैंटम की चमड़ी नोच लूंगा। मैं उसे जिंदा आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। मुझे बस एक मौका दीजिए मालिक। सिकंदर गिड़गिड़ाने लगा। वो अपनी नाकामी का दाग धोना चाहता था, लेकिन योगेश रायचंद अपनी जगह से धीरे से खड़ा हुआ। उनके उड़ते ही कॉरिडोर का माहौल जैसे कई डिग्री ठंडा हो गया। योगेश रायचंद ने एक बहुत ही शांत लेकिन ऐसी खौफनाक आवाज में जिसने सिकंदर की रूह को कपा दिया, उसने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे सिकंदर। आगे से सिकंदर ने हैरानी से कहा, मालिक, मालिक क्या? तब योगेश ने अपने कोट के बटन को ठीक करके कहा, तुम इसी हॉस्पिटल में रहोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी अब सिर्फ मेरे बेटे और मेरी बहू की सांसें। अगर वो फैंटम तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम उसे एक झटके में मार दोगे या पाशा उसे गोलियों से भून देगा। वो एक मशीनरी है। वो मरते दम तक कुछ नहीं बोलेगा। योगेश रायचंद ने अपने सोने की मुठ वाली छड़ी को जमीन पर टिकाया। उनकी आंखों में अब एक ऐसी शैतानी और दरिंदे जैसी आग धधक रही थी जिसे पिछले 20 सालों में किसी ने नहीं देखा। उसने आगे कहा, उसने मेरे खून को छुआ है सिकंदर। उसने मेरे शेर जैसे बच्चे को लहूलुहान किया। ये शिकार तुम्हारा नहीं है। योगेश रायचंद की आवाज अब एक शेर की गुर्राहट में बदल गई थी। उनकी ये बात सुनकर सिकंदर की आंखें फटी रह गई। उसे समझ आ गया कि बड़े मालिक क्या कहने वाले हैं। उसने हकला कर कहा, बड़े मालिक, आप खुद? तब योगेश रायचंद ने मुड़कर उस लाल बल्ब को देखा जो ओटे के बाहर जल रहा था। उन्होंने उस बल्ब की तरफ देखकर कहा, हाँ, 20 साल हो गए मुझे इस दुनिया के गटर में अपने हाथ गंदे किए हुए। सोलोनिक और कैपिटो भूल गए कि योगेश रायचंद कौन है। उन्होंने एक सोते हुए शैतान को जगा दिया। ये कहकर योगेश रायचंद ने अपनी नजरें सिकंदर पर डालकर आगे कहा, मेरे काले रंग की बेस्ट तैयार करो। मेरे पुराने टैक्टिकल जैकेट और मेरी वो कस्टम मेड डेजर्ट ईगल पिस्तौल चौपर से मंगवाओ। तभी सिकंदर ने घबराहट में उन्हें रोकने की कोशिश करके कहा, लेकिन मालिक, वो एक रशियन स्नाइपर है। वो पूरा कबाड़ खाना एक जाल हो सकता है। लेकिन योगेश रायचंद ने एक दहाड़ के साथ सिकंदर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसने दहाड़ कर कहा, सिकंदर, मैंने कहा गाड़ी तैयार करो। पाशा से कहो कि उस कबाड़ खाने को चारों तरफ से इस तरह से घेर ले चूहा भी बाहर न निकल सके, लेकिन अंदर कोई नहीं जाएगा। उस फैंटम का शिकार मैं खुद करूंगा अपने नंगे हाथों से। तभी सिकंदर ने तुरंत कांप कर एक हाथ जोड़कर कहा, जी मालिक, जो हुक्म।
ये कहकर सिकंदर तुरंत अपना वायरलेस निकालकर पाशा ट्रांसपोर्ट टीम को ऑर्डर देने लगा। कुछ ही मिनटों बाद हॉस्पिटल के वीआईपी लाउंज के अंदर योगेश रायचंद ने अपना वो महंगा सूट उतार दिया। उन्होंने एक गहरे काले रंग की केदार टैक्टिकल वेस्ट पहन ली। इस जैकेट उनके शरीर के हिसाब से खास तौर पर डिजाइन की गई थी। उन्होंने अपने दोनों जांघों पर दो भारी चमचमाती बड़ी घातक डेजर्ट ईगल पिस्तौलें फंसा ली। ये वो पिस्तौलें थी जो एक ही गोली में इंसान के शरीर के चिथड़े उड़ा सकती थी। उनके हाथ में एक काले रंग के चमड़े के आधे ग्लव्स थे। 20 साल बाद अंडरवर्ल्ड का भगवान फिर से रणभूमि में उतरने के लिए तैयार था। उनका वो रूप देखकर कॉरिडोर में खड़े उनके अपने खुखार गुर्गे भी कांप से कांप गए। ये वो योगेश रायचंद था जिसने अकेले अपने दम पर मुंबई, दुबई, रूस के कई सिंडिकेट को खून की नदियों में डुबो दिया था। वो लाउंज से बाहर आए। वहीं सिकंदर उनके सामने खड़ा था। सिकंदर ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, गाड़ियां तैयार है। पाशा ने कबाड़ खाने को चारों तरफ से सील कर दिया है। तभी योगेश ने ओटे की तरफ देखकर कहा, मेरे बेटे का ध्यान रखना सिकंदर। अगर उसे होश आए तो उसे कहना कि उसके पिता ने उसकी जंग अपने हाथों में ले ली है। आगे से सिकंदर ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी मालिक। इसके बाद योगेश रायचंद भारी और खौफनाक कदमों के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकले। बाहर दिल्ली की सुबह की रोशनी पूरी तरह से फैल चुकी थी, लेकिन पोर्च में खड़े उन बहुत भारी बख्तरबंद और काले रंग की फोर्ड सुपर ड्यूटी ट्रक्स का काफिला एक अलग ही अंधेरा फैला रहा था। योगेश बीच वाली बीस्ट के अंदर बैठे थे। योगेश ने ड्राइवर को एक इस शब्द का हुक्म देकर कहा, पुरानी दिल्ली। ड्राइवर ने तुरंत हुक्म का पालन किया और गाड़ी स्टार्ट आगे बढ़ा दी। टायरों की चीख के साथ वो मौत का काफिला उस कबाड़ खाने की तरफ दौड़ पड़ा जहां सोलोनिक का वो रशियन स्नाइपर फैंटम ये सोचकर बैठा था कि अपने कायमवे का जश्न मनाते हुए अपने देश लौट जाएगा। उसे इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि उसने किस परिवार के चिराग को बुझाने की कोशिश की है। पुरानी दिल्ली का वो इलाका, वो हमेशा भीड़ भाड़ और शोरगुल से भरा रहता था, आज सुबह एक डरावने सन्नाटे में डूब चुका था। वो कबाड़ खाना इलाके के सबसे सुनसान हिस्से में था। यहाँ चारों तरफ पुरानी जंग लगी टूटी हुई गाड़ियों के पहाड़ लगे हुए थे। लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स और क्रेनें खामोश खड़ी थी। इस कबाड़खाने में चारों तरफ पाशा और उनके 50 से ज्यादा हाई ट्रेंड कमांडोज ने एक अभेद्य घेरा बना लिया था। हर कंटेनर के पीछे, हर टूटी गाड़ी की छत पर रायचंद एम्पायर के स्नाइपर्स और असोल्ट राइफलधारी गुर्गे तैनात हो चुके थे। पाशा अपनी दूरबीन से कबाड़खाने के बीचों बीच बने एक छोटे से टूटे फूटे कंक्रीट के ऑफिस की तरफ देख रहा था। उसे पक्की खबर थी कि फैंटम उसी के नीचे बने अंडरग्राउंड बंकर में छुपा हुआ है। तभी पाशा के पीछे सड़क पर 3 काले रंग की बख्तरबंद गाड़ियां आकर रुकी। पाशा ने मुड़कर देखा। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और योगेश रायचंद यानी बड़े मालिक बाहर निकले। उन्हें उस टैक्टिकल जैकेट के और उन 2 डेजर्ट ईगल पिस्तौल के साथ देखकर पाशा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने अपनी जिंदगी में बड़े मालिक को कभी इस अवतार में नहीं देखा था। पाशा दौड़कर उनके पास गया और घुटनों के बल बैठकर झुकाकर कहा, मालिक। तभी योगेश ने बिना कोई फॉर्मेलिटी के सर्द और फौलादी आवाज में पूछा, पोजीशन क्या है? आगे से पाशा ने कांपते हुए अपनी उंगली का इशारा करके कहा, मालिक, वो कुत्ता सामने वाले उस कंक्रीट के ऑफिस के नीचे बने बंकर में है। हमने पूरे इलाके को सील कर दिया। वो बचकर नहीं जा सकता। आप हुक्म देते हो हम अभी उस बंकर को आरपीजी से उड़ा दे। उसके बाद सुनकर आगे से योगेश ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, नहीं, उसे आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। मुझे उससे सोलोनिक और कैपुटो के आगे के प्लान उगलवाने हैं। योगेश रायचंद ने अपनी कोट से उस छड़ी को निकाला और उन्होंने अपनी टैक्टिकल वेस्ट के पीछे फंसा लिया। इसके बाद योगेश ने हुक्म देकर आगे कहा, मेरे आदमियों से कहो कि कोई भी फायरिंग नहीं करेगा, कोई भी अंदर नहीं आएगा, मैं अकेला अंदर जाऊंगा। उनकी ये बात सुनकर पाशा घबरा गया। उसने हकला कर कहा, लेकिन मालिक, वो एक रशियन मशीनरी है, वो बहुत खतरनाक है, अंदर कोई ट्रैप हो सकता है, प्लीज हमें अपने साथ। लेकिन आगे से योगेश ने पाशा को एक ऐसी खूंखार नजर से देखा, पाशा की जुबान वहीं जम गई। उन्होंने अपनी और खौफनाक आवाज में कहा, ये मेरा आखिरी हुक्म है पाशा। ये कहते वो भारी कदमों से उस कबाड़ खाने के गेट की तरफ बढ़ गए। कबाड़ खाने के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना और भारी था। जंग लगे लोहे और सड़े हुए तेल की गंध की हवा। योगेश रायचंद बिना किसी घबराहट के बिल्कुल सीधे तन कर उस कंक्रीट के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे।
उनके कदमों की ठक ठक और उस सन्नाटे में मौत की घंटी की तरह बज रही थी। वो उस ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उन्होंने अपनी एक डेजर्ट ईगल पिस्तौल अपने दाहिने हाथ में निकाल ली। उन्होंने दरवाजे को लात मारकर पूरी तरह खोल दिया और अंदर दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था, कुछ पुरानी कुर्सियां, एक कबाड़ हो चुकी मेज पड़ी थी। योगेश की तेज नजरों ने तुरंत फर्श पर पड़ी एक भारी लोहे की जाली को पहचान लिया, जो अंडरग्राउंड बंकर का रास्ता थी। जाली अंदर से बंद थी। योगेश ने अपनी पिस्तौल की नली उस जाली के लॉक पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। कैलिबर की उस गोली ने कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ उस लोहे के भारी लॉक को चिथड़े उड़ा दिए। योगेश ने अपने बूट से उस जाली को लात मारकर पीछे की तरफ धकेल दिया। उन्होंने देखा कि अंदर नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही है। अंदर से एक मध्यम पीली रोशनी आ रही थी। योगेश रायचंद की वो भारी, खुरदरी और मौत जैसी सर्द आवाज उस बंकर के अंदर गूंजने लगी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, फैंटम, तेरा खेल खत्म हो चुका है, बाहर आ जा। लेकिन अंदर से कोई ही जवाब नहीं आया। तभी योगेश ने बिना किसी खौफ के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे वो बंकर के दाखिल हुए, एक बहुत तेज घातक चाकू हवा को चीरता योगेश की गर्दन की तरफ आया। फैंटम वो रशियन मशीनरीज बंकर के दरवाजे के बिल्कुल बगल में अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच थी। उसका शरीर फौलादी था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक रशियन टैटू था। उसने बिना किसी गोली की आवाज के योगेश का गला रेतने की कोशिश की, लेकिन फैंटम भूल गया था वो किसके सामने खड़ा है। योगेश रायचंद की उम्र 65 साल जरूर थी, लेकिन उनके रिफ्लेक्सेस अभी भी एक चीते जैसे थे। उन्होंने पलक झपकते ही अपनी गर्दन पीछे की और अपने बाएं हाथ से फैंटम की उस कलाई को, जिसमें चाकू था, इतनी भयानक ताकत से पकड़ा कि फैंटम के मुंह से दर्द की एक करहा निकल गई। योगेश ने अपने डेजर्ट ईगल का भारी बट पूरी ताकत से फैंटम के चेहरे पर मारकर कहा, रूसी कुत्ते। उनके उस वार से फैंटम की नाक की हड्डी एक भयानक आवाज के साथ टूट गई। वो खून थूकता हुआ पीछे की तरफ दीवार से जा टकराया। फैंटम एक हाई ट्रेंड किलर था। उसने दर्द को इग्नोर किया और तुरंत अपनी कमर से सिगवॉर पिस्तौल निकाली और योगेश पर तानना चाही, लेकिन योगेश ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। योगेश ने अपने डेजर्ट ईगल से 2 फायर किए। पहली गोली फैंटम के दाहिने घुटने को चकनाचूर की और दूसरी गोली उसके बाएं कंधे का मांस उड़ा दिया। फैंटम दर्द से चिल्ला उठा। वो दर्द से चीखना चाहता और घुटनों के फर्श बल पर गिर गिरा। उसकी पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब पूरा बंकर गोलियों की उस भयंकर आवाज और बारूद के धुएं से भर चुका था। योगेश रायचंद धीरे धीरे चलकर उस तड़पते हुए रशियन हिटमैन के सामने आकर खड़े हो गए। फैंटम खून से लथपथ था, भारी सांसें ले रहा था। उसने नफरत भरी आंखों से योगेश को देखा। तभी फैंटम ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी रशियन एक्सेंट में हाँक कर कहा, योगेश रायचंद, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? सोलोनिक तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। तभी योगेश ने अपनी पिस्तौल को वापस अपने हॉस्टर में रख दिया। उन्होंने अपनी शर्ट की आस्तीन मोड़ी। उनकी आंखों में वो शैतान जाग गया था, जो अब इस इंसान को आसानी से मरने नहीं देने वाला था। योगेश की आवाज अब एक फुसफुसाहट में बदल गई, जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, तूने मेरे बेटे के सीने में गोली मारी, तूने मेरा खून बहाया। सोलोनिक और कैपिटो की मौत तो बाद में आएगी। पहले मैं तुझे बताऊंगा कि जहन्नुम असल में कैसा दिखता है। योगेश रायचंद ने फैंटम के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसका सिर एक झटके में पीछे की तरफ खींच लिया। फैंटम की आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। वो दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर था, लेकिन आज वो साक्षात मौत के भगवान के हाथों में था। तभी योगेश ने चिल्लाकर ऊपर की तरफ आवाज लगाकर कहा, पाशा। कुछ ही सेकंड में पाशा और उसके आदमी बंकर के अंदर दौड़ कर आए। अंदर फैंटम की हालात देखकर वह समझ गए कि बड़े मालिक का खौफ आज भी वैसा ही है। तब योगेश ने फैंटम के बाल छोड़कर अपने खून से सने हाथ को रुमाल से पोंछा। इस कीड़े को जंजीरों से बांधो, इसे मेरे पुराने टॉर्चर सेल में ले जाओ, जो रावली की पहाड़ियों के नीचे बना है। मैं वहां इसका वो हाल करूंगा, इसकी चीखें मास्को और कनाडा में बैठे इसके मालिकों को सुनाई देगी। मुझे इसके सोलोनिक और कैपिटो का हर एक खुफिया ठिकाना उगलवाना है। ऑर्डर सुनते ही पाशा ने अपने आदमियों से मिलकर उस रशियन मशीनरी को खींचना शुरू करके कहा, जी मालिक। इधर योगेश रायचंद उस बंकर से बाहर निकले। बाहर दिल्ली की धूप तेज हो चुकी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनका बेटा, उनकी बहू अभी संजीवनी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे। योगेश ने अपनी आंख बंद करके कहा,
मैं आ रहा हूं बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा बदला शुरू कर दिया है। अब तुम्हें भी एक योद्धा की तरह मौत से लड़कर वापस आना है। इसके बाद बड़े मालिक अपनी काली बेस्ट में वापस बैठे और खौफनाक काफिला एक बार फिर से शहर को चीरकर संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ लौट पड़ा। वहीं उधर संजीवनी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर नंबर 1 में अंदर का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ हथियार बंदूकों के बजाय सर्जिकल ब्लेड्स, क्लब्स और एडवांस लाइफ सपोर्ट मशीनें थी। ओटे के अंदर हवा में खून की एक तीखी और भारी गंध तैर गई थी। मशीनरी मॉनिटर्स की बीप बीप और तेज तेज लगातार होती आवाजें कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। दिल्ली के टॉप कार्डियोथोरेसिक ट्रामा सर्जन्स की एक पूरी फौज उस ऑपरेटिंग टेबल्स के चारों तरफ खड़ी थी। इन सर्जन्स को कुछ घंटे पहले ही रायचंद एम्पायर के कमांडोज ने हथियारों के दम पर उनके घर हॉस्पिटलों से एयरलिफ्ट किया था। इन दुनिया के सबसे बेहतरीन अनुभवी डॉक्टर्स के माथों पर इस वक्त पसीने की मोटी मोटी बूंदें चमक रही थी। एसी के 16 डिग्री तापमान पर होने के बावजूद उन सब का दम घुटा रहा था। यह पसीना और यह घबराहट किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं, यह घबराहट उस खौफ की थी जो इस ओटे के बंद दरवाजे के ठीक बाहर बैठा हुआ था। योगेश रायचंद, बड़े मालिक का वो खौफनाक और बर्फ जैसा सर्द फरमान इन सभी डॉक्टर के कानों में बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था। अगर उन दोनों की धड़कन रुकी तो तुम में से घर कोई नहीं जाएगा। तुम्हारे पूरे खानदान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। यह कोई खोखली धमकी नहीं थी, यह उस इंसान के मुंह से निकले शब्द थे जो पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड को अपनी उंगलियों पर नचाता था। डॉक्टर्स जानते थे कि आज इस टेबल पर लेटे हुए शख्स की सांसें टूटी तो उनके अपने बच्चे, उनकी बीवियां, उनके पूरे परिवार की लाशें कल सूरज भी नहीं देख पाएंगी। सीनियर सर्जन डॉक्टर माथुर ने अपनी कांपती आवाज में चिल्लाकर कहा, सेक्शन तेज करो, मुझे और विजिबिलिटी चाहिए। तभी आगे से एनेस्थेटिक्स ने मॉनिटर्स की तरफ घबराहट में कहा, सर ब्लड प्रेशर अभी भी ड्रॉप हो रहा है, पल्स रेट 40 से नीचे जा रहा है। अभय का सीना खुला हुआ था। 7.62 mm की उस आर्मर पियर्सिंग स्नाइपर गोली ने उसके दाहिने फेफड़े को बुरी तरह चीर दिया था। टूटे हुए पसलियों के टुकड़ों को डॉक्टर्स बहुत ही एडवांस लेजर चिमटियों की मदद से एक एक करके बाहर निकाल रहे थे। उन्होंने अपनी मेडिकल स्किल्स का हर एक तजुर्बा दांव पर लगा दिया। अभय को दुनिया की सबसे एडवांस और हाई टेक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन मशीन पर डाल दिया गया जो उसके फेफड़ों का काम कर रही थी ताकि खून में ऑक्सीजन का प्रवाह न रुके। हर एक नस को जोड़ा जा रहा था, हर एक रक्त स्राव को कटराइज किया जा रहा था। वे लोग एक इंसान को नहीं बचा रहे, खुद अपनी जिंदगी को बचा रहे थे। डॉक्टर माथुर पसीने से नहाए हुए अभय के सीने में टांके लगाकर बड़बड़ा रहे थे। उन्होंने बड़बड़ा कर कहा, कम ऑन यंग मैन, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुम्हारे पिता के लिए जिंदा रहना होगा तुम्हें, वरना आज दिल्ली शमशान बन जाएगी। घंटों के जानलेवा मशक्कत, खून के अनगिनत बैग और साइंस की वो पूरी ताकत आखिरकार अपना असर दिखाने लगी। अभय रायचंद का दिमाग एक बहुत ही गहरे काले अंतहीन समंदर में डूब चुका था। मौत ने उसे लगभग अपनी बाहों में ले लिया था। उसके अवचेतन मन में सिर्फ एक ही छवि बार बार घूम रही थी, काव्या। वो वाइन ड्रेस, मोमबत्तियों की रोशनी, काव्या के वो होठ और फिर कान फाड़ देने वाला धमाका, शीशे का टूटना, काव्या के सीने से निकलता फव्वारे जैसा खून। अंधेरे के उस अंतहीन समंदर में अभय की रूह ने एक भयानक चीख मारी। उसने चिल्लाकर कहा, काव्या। और ये वही चीख थी जो तड़प थी जिसने मौत की जंजीरों को तोड़ दिया था। ऑपरेशन थिएटर की अचानक बीप बीप की हार्ट मॉनिटर की जो लाइन बिल्कुल फ्लैट होने के करीब थी, वो अचानक तेज तेज जंप करने लगी। तभी मॉनिटर के पास खड़ी नर्स ने खुशी और हैरानी से चीख कर कहा, सर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, पल्स रेट 75 आ गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल हो रहा है। डॉक्टर माथुर और बाकी सर्जन्स के हाथों की हरकत एक पल के लिए रुक गई। उन्होंने मॉनिटर्स की तरफ देखा। वो चमत्कार था। इतने भयंकर ब्लड लॉस और ऑर्गन डैमेज के बाद जिस इंसान के बचने के चांस सिर्फ 1% थे, उसका शरीर अचानक किसी सोए हुए ज्वालामुखी की तरह वापस जिंदा हो रहा था। डॉक्टर माथुर की आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा करके कहा, ओह थैंक गॉड, थैंक गॉड। उन्हें लगा जैसे उनकी और उनके परिवार की जिंदगी उन्हें वापस मिल गई है। तभी अभय की उंगलियों में एक हल्की सी हरकत हुई। उसकी बंद आंखों की पलकें धीरे धीरे कांपने लगी। ओटी की तेज चुभने वाली रोशनी अभय की आंखें को फाड़ रही थी। उसने बहुत ही मुश्किल से एक भारी करहा के साथ अपनी आंखें खोल ली। उसका पूरा शरीर सुन्न था, लेकिन
सीने के दाहिने हिस्से में एक ऐसा भयंकर और जलता हुआ दर्द था, जैसे किसी ने वहां पिघला हुआ लोहा भर दिया हो। उसके मुंह पर ऑक्सीजन का भारी मास्क लगा था, गले में नलियां थी। उसने धुंधली नजरों से अपने आसपास खड़े हरे रंग के कपड़े पहने डॉक्टर्स को देखा। तभी डॉक्टर माथुर ने अभय के चेहरे के करीब आकर बहुत ही नरमी से पूछा, आप होश में हैं मिस्टर रायचंद? आप सुन पा रहे हैं? उसकी आवाज सुनकर आगे से अभय ने बहुत धीरे से पलकें झपकाई। उसका वो कमांडो वाला दिमाग तुरंत समझ गया कि वो एक हॉस्पिटल में है। वो मौत के मुंह से वापस आ चुका था, लेकिन उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। तभी एक जूनियर डॉक्टर जो खौफ से कांप रहा था, उसने कहा, सर मैं बाहर जाकर सिकंदर भाई और बड़े मालिक को खबर देता हूँ। उसकी बात सुनकर आगे से डॉक्टर माथुर ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, उन्हें बताओ कि हमारा मरीज खतरे से बाहर आ रहा है। बात सुनते ही जूनियर डॉक्टर ओटे से बाहर दरवाजे की धकेल कर तरफ चला गया। वहीं ओटे के बाहर का कॉरिडोर अभी भी एक खौफनाक किले में तब्दील था। रंगा और दर्जनों भारी हथियारों से लैस कमांडोज वहां खड़े थे। सिकंदर वहीं एक कोने में जमीन पर बैठा हुआ था। योगेश रायचंद तो उस रशियन स्नाइपर का शिकार करने के लिए कबाड़ खाने जा चुके थे, लेकिन सिकंदर को यहीं अभय की सांसों की पहरेदारी के लिए छोड़ गए थे। तभी ओटी नंबर 1 का दरवाजा खुला। जूनियर डॉक्टर दहाड़ कर बाहर आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसमें एक बड़ी मुस्कान थी। डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, सिकंदर सर, सिकंदर सर। सिकंदर बिजली की रफ्तार से जमीन से उठा। उसका भारी शरीर भी एक पल के लिए लड़खड़ाया। सिकंदर ने डॉक्टर के दोनों कंधों को पकड़कर कहा, क्या हुआ छोटे मालिक? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, डॉक्टर ने एक ही सांस में खुशखबरी सुनाकर कहा, वो होश में आ गए हैं सर। उन्होंने आंखें खोल ली। उनका शरीर रेस्पॉन्ड कर रहा है। वो खतरे से बाहर आ रहे हैं। ये सुनते ही सिकंदर के चेहरे का रंग बदल गया। अंडरवर्ल्ड का वो सबसे खूंखार दरिंदा जो मौत को खिलौना समझता था, आज उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सिकंदर ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसने उस जूनियर डॉक्टर को इतनी जोर से गले लगा लिया कि डॉक्टर की पसलियां दुखने लगी। रंगा और बाकी गुर्गे भी राहत की सांस लेने लगे। उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। छोटे मालिक बच गए थे और इसका मतलब था कि अब रायचंद एम्पायर का वारिस जिंदा था। इसके बाद सिकंदर ने डॉक्टर से कहा, मुझे उनसे मिलना है, मैं अभी अंदर जाऊंगा। और बिना किसी की परवाह किए ओटे के भारे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उधर ओटे के अंदर डॉक्टर माथुर ने अभय के चेहरे से ऑक्सीजन का भारी मास्क हटा दिया और एक छोटी ऑक्सीजन ट्यूब लगा दी ताकि वो बात कर सके। डॉक्टर माथुर ने बहुत ही प्यार और सम्मान से कहा, मिस्टर रायचंद, ज्यादा प्लीज हिलने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके सीने में बहुत गहरे टांके हैं। आपने एक बहुत बड़ा सर्वाइवल बैटल जीता है। लेकिन अभय की आंखों में कोई राहत नहीं थी। वहां सिर्फ एक खौफ, एक तड़प और एक पागलपन था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कांपते हुए और दर्द से कराहकर अपने सूखे होठों को खोला। उसकी आवाज बहुत ही धीमी, फटी हुई और घुटी हुई थी, लेकिन उस आवाज में जो तड़प थी, उसने पूरी ओटी में हर डॉक्टर की रूह को कंपा दिया था। अभय ने कांपते हुई आवाज में धीरे से कहा, काव्या। अभय के मुंह से निकला ये पहला शब्द उसका अपना नाम या दर्द नहीं, बल्कि उसकी दुनिया का नाम था। ये सुनते ही डॉक्टर माथुर के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ओटे के बाकी सर्जन्स ने भी अपनी नजरें तुरंत झुका ली। अभय ने डॉक्टर्स की इस खामोशी और इस नजरे को चुराने वाले अंदाज को देख लिया। उसके अंदर का वो मॉनिटर अभी जो शांत हो रहा था, अचानक फिर से तेजी से बीप बीप करने लगा। अभय की धड़कनें बेकाबू होने लगी। अभय ने अपने कांपते हुए बाएं हाथ को उठाकर डॉक्टर माथुर के सर्जिकल गाउन को पकड़ने की कोशिश करके कहा, मैं मैं कुछ पूछ रहा हूँ डॉक्टर। काव्या, काव्या कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मेरी पत्नी कहाँ है? ये कहते हुए अभय की आंखों से आंसू आने लगे। उसे वो मंजर याद आ रहा था जब काव्या के सीने में खून का फवारा फूटा। वो उसके बगल में बेजान होकर गिर पड़ी थी। वहीं डॉक्टर माथुर का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। वो योगेश रायचंद के खौफ से बच गए थे, लेकिन इस तड़पते हुए पति की आंखों में देखना उनके लिए मौत से ज्यादा मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर माथुर ने हकलाकर एक बड़ी कांपती और डरी हुई आवाज में जवाब देना शुरू करके कहा, मालिक, काव्या मैडम दूसरी तरफ है, ओटी नंबर 2 में है। तब अभय ने उसकी बात को बीच में काट कर कहा, वो कैसी है? मुझे बताओ वो कैसी है? अभय की आवाज में एक खौफनाक गुर्राहट थी। आगे से डॉक्टर माथुर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें सच बताना ही था। डॉक्टर ने लगभग रो कर कहा, मालिक, उनकी हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। गोली ने उनके दिल के करीब से गुजरकर
उनके बाएं फेफड़े को पूरी तरह से फाड़ दिया। उनके सीने में बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई। मेरी सीनियर कार्डियो टीम पिछले 5 घंटों में उनकी छाती खोले हुए और ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रही है। अभय के हाथों में पकड़ के कॉलर छूट गई। उसका सिर वापस तकिए पर गिर गया। अभय ने सिसक कर एक मासूम सा बेबस बच्चे की तरह पूछा, लेकिन वो बच तो जाएगी ना? डॉक्टर माथुर ने एक गहरी दर्दनाक सांस छोड़ी और अपना सिर झुकाकर कहा, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मालिक, लेकिन लेकिन उनके वाइटल्स बहुत गिर चुके हैं। हमें उन्हें आर्टिफिशियल स्पॉट पर रखा है, बाकी बाकी सब भगवान के हाथों में है। ये वाक्य अभय के कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गया। उसके दिमाग में जैसे हजारों बम फूट गए। जिस काव्य ने कुछ घंटे पहले ही अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर उसे अपना सब कुछ सौंप दिया था, जिस काव्य ने उसके सीने पर सिर रखकर कहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो काव्य आज मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, जहां से वापस आने की उम्मीद सिर्फ भगवान के हाथ में थी। अभय का पूरा शरीर गुस्से, दर्द और एक खौफनाक प्रतिशोध की आग में जलने लगा। अभय के गले से एक जानवरों जैसी घुटी हुई चीख निकली, नहीं नहीं। उसने इतना ही कहा कि तभी ओटी नंबर 1 के भारी दरवाजे खुले। सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक बड़ी राहत और खुशी की मुस्कान थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना वो खूंखार माफिया वाला रूप बाहर छोड़ दिया था। आज वो सिर्फ एक ऐसे इंसान की तरह अंदर जा रहा था जिसे उसका खोया हुआ बच्चा वापस मिल गया हो। सिकंदर ने दौड़कर अभय के बेड के पास आने की कोशिश करके कहा, छोटे मालिक, हे मालिक, आपका शुक्र है। लेकिन इससे पहले सिकंदर बात पूरी कर पाता, उसके पहले ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि ओटी में दहशत हो गई। अभय ने जैसे ही दरवाजे पर सिकंदर को आते देखा, उसके अंदर का सारा दर्द, सारा शौक और टूटी पसलियों की तकलीफ पल में हवा हो गई। अभय की आंखों में खून उतर आया, जो एक घायल शेर की आंखों में होता है जब उसके परिवार को नोचा जा रहा था। अभय को अभी तक यही लग रहा था कि यह हमला उसके पिता और सिकंदर ने ही करवाया है। उसे याद था कि कल शाम को सिकंदर ने उसे धमकी दी। सिकंदर ने कहा था, अगर अभय वापस नहीं लौटा तो अंजाम बुरा होगा। और सबसे बड़ी बात, अभय के दिमाग में वो बात छपी थी कि सिकंदर ने कहा था कि बड़े मालिक परिवार पर हाथ नहीं डालते। लेकिन कल रात उस स्नाइपर की गोली ने काव्या का सीना फाड़ दिया। वो काव्या जो अभय की जान थी। अभय ने पूरी बची खुची एनिमलिस्टिक्स ताकत लगाकर अपने सीने के अंदर भयंकर दर्द को दरनिकार किया और बेड से उठने की कोशिश करके कहा, सिकंदर। उसके चिल्लाने से उसके सीने पर लगे ताजा टांके खींच गए। खून की कुछ बूंदें सफेद बैंडेज पर लाल करने लगी। ईसीजी मॉनिटर पागलों की तरह चीखने लगा, बेप 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 बेप। डॉक्टर माथुर और 3 नर्सों ने तुरंत अभय को पकड़कर वापस बेड पर लिटाने की कोशिश करके कहा, सर सर प्लीज उठिए मत, आपके टांके टूट जाएंगे। लेकिन अभय के अंदर इस वक्त एक अलग ही शैतान घुस चुका था। उसने अपने बाएं हाथ से एक डॉक्टर को झटके से पीछे धकेल दिया। अभय अपनी पूरी ताकत से अपने गले की नसों को फुलाकर सिकंदर पर चीख कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज इतनी भयानक और खौफनाक थी कि सिकंदर के कदम वहीं फर्श पर जम गए। सिकंदर की मुस्कान एक ही सेकंड में गायब हो गई। सिकंदर ने घबराकर आगे बढ़कर कहा, छोटे मालिक प्लीज शांत हो जाइए, आप अभी अभी। तभी अभय ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो तुम। अभय के चीख होटे के शीशे कांप उठे। उसके चेहरे का रंग गुस्से में बिल्कुल लाल हो चुका था। लेकिन आगे से अभय ने चिल्लाकर कहा, मुझ पर और मेरी बीवी पर गोलियां चलवाने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपना मनहूस चेहरा लाने की? अबे हाँफ रहा था, उसके फेफड़ों में हवा कम पड़ रही थी, लेकिन उसका गुस्सा उसकी शारीरिक कमजोरी पर भारी पड़ रहा था। सिकंदर की आंखें फटी की फटी रह गई। सिकंदर ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और समझ गया कि अभय को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इसलिए उसने अभय को समझाने की कोशिश करके कहा, मालिक, आप क्या कह रहे हैं? मालिक, कसम भगवान की, कसम खुदा की, यह हमला हमने नहीं करवाया। बड़े मालिक कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। अभय ने दर्द से कराहकर अपने सीने को पकड़कर चिल्लाकर कहा, तुम सब झूठे हो, झूठे मक्कार। तुमने ही तो कहा था कल दोपहर को बड़े मालिक मुझे डराएंगे, वो परिवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मल्होत्रा परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर ये क्या है सिकंदर, ये क्या है? अभय की आंखों में आंसुओं का सैलाब बहने लगा। उसने आगे कहा, तुमने कहा कि वो काव्या को कुछ नहीं करेंगे, और आज आज मेरी काव्या, मेरी जान उस दूसरे कमरे में मौत से लड़ रही है। भगवान के भरोसे पड़ी है वो, और ये सब तुम्हारे तुम्हारे उस इंसान के अहंकार की वजह से हुआ है। तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी सिकंदर।
अभय फूट फूट कर रोने लगा। उसका गुस्सा अब एक ऐसी बेबसी में बदल रहा था जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। वो मशीनों की तरह कांप रहा था। सिकंदर का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन का बायां हाथ नहीं बल्कि एक लाचार इंसान लग रहा था जिसे उसका अपना बेटा कातिल समझ रहा था। उसने एक बार और समझाने की कोशिश करके कहा, छोटे मालिक मेरी बात सुनिए। सिकंदर रोते हुए घुटनों के बल अभय के बेड के पास बैठ गया। उसने अपने हाथ अभय की तरफ बढ़ाए लेकिन अभय ने झटके से हाथ खींच लिए। लेकिन तभी अभय ने फुफकार कर कहा, मुझे छूना मत। क्या सिकंदर की बात पर अभय करेगा यकीन? क्या उसे पता चलेगा कि आखिर किसने उस पर हमला किया है और क्या ठीक होने के बाद वो उन्हें मारेगा? क्या होगा जानेंगे आगे की कहानी में। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करते रहें।